स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आइए आज सुनते हैं दिल्ली का लड्डू। स्वर्गीय साहित्यकारों में निराला जी, गुप्त जी तथा नवीन जी की अगाध कृपा नई धारा पर सदा बनी रही थी। जब जिस घड़ी इनके पास पहुंचा, कुछ लेकर ही लौटा। कुछ खोने की तो बात ही न थी। रचना तो लेता ही, उनके सानिध्य से जो लाभ उठाया वो हमारे जीवन की अमूल्य निधि हो गया। बेनीपुरी जी लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुधंधी तो वो थे ही, 0 आवर में भी काम करने के आदी थे। जाते जाते कह गए, बबुआ जी, रचनाओं की कमी है। कुछ तो मैं जुटा चुका हूं, बाकी सब आपको करना है। मैं तो पैरों में पंख बांधकर चला लंदन की सैर करने। मैं अवाक। अब बेनीपुरी जी से मैं क्या कहूं? वो तो पाबर अकाब हैं, मेरी परेशानी को वो भांप गए। बबुआ जी, आप घबराइए तनिक भी नहीं। हमारे अभिभावकों की कमी नहीं, सभी आपकी सहायता करेंगे। जी प्यारे भाइयों, अलविदा। फिर वही चिरपरिचित ठहाका। बेनीपुरी जी का कबूतर तो लंदन की ओर उड़ चला और मैं ट्रेन पकड़कर दिल्ली की ओर चला। संसद भवन के आंगन में पहुंचता हूं। उस दिन खुशनुमा मौसम रहा। संसद सदस्य बाहर ही चाय कॉफी पी रहे हैं। देखा, सफेद धप धप कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा और बाकी तिरछी नुकीली गांधी टोपी पहने नवीन जी वहीं जमे हैं। ऐसे लग रहे हैं कि हाँ, है कोई संसद सदस्य बड़ा सुंदर। साथ ही साथ रोबीला चेहरा मोहरा, हर बात को एक तर्ज से अपनी अदा से कहने का तौर तरीका। जहां वे रहते, मुर्दनी तो पास फटकने से रही। हंसी मजाक चल रहा है। उन दिनों नवीन जी की शादी नहीं हुई थी और उनकी बगल में एक संसद सदस्य बैठी हैं जो काफी उम्र होने पर भी अविवाहिता ही हैं। बस यारों ने दोनों को देखकर छेड़खानी शुरू कर दी। महिला तो दक्षिण भारत की थी, चुप रहीं, मगर नवीन जी हिंदी में नहले पर दहला देते रहे। ऐसा ऐसा फिक्रा कसते कि अपने नुक्ताची भाइयों की बोलती बंद कर देते। मैं चुपके से उनके पीछे आकर बैठ गया। बुजुर्गों के सामने भला मैं क्या बोलता। कुछ देर बाद मुझ पर जब उनकी नजर पड़ी तो बोल उठे, लो, तुम भी खूब निकले। तुम्हारे ही इंतजार में तो मैं लोकसभा से निकलकर बाहर बैठा हूं। तुम्हें समय जो दिया था, तुम्हारा ही काम कर रहा हूं। पहले कॉफी और सैंडविच खा लो, फिर यहीं कुछ लोगों से मिला देता हूं। कॉफी लेने के उपरांत नवीन जी ने मुझे अपने साहित्यिक बंधुओं से मिलाया और किसकी रचना कब मिल पाएगी इसका भी समय वहां ही निश्चित हो गया। कुछ रचनाएं मेरे पास भी हैं। कल सुबह पहुंच जाओ विंसर प्लेस, सब इकट्ठे ही ले लेना। ठीक है, मैं जरा अंदर चलूं, नेहरू का कोई बयान है। मेरे पैर जमीन पर टिक टिक पड़ते ही न थे। कलेजा बल्लियों उछल रहा था। दूसरे दिन तड़के जब नवीन जी के विंसर प्लेस वाले निवास स्थान पर पहुंचा तो देखा जांघिया गंजी पहने कुछ गुनगुना रहे हैं। शायद अपनी कविता की कोई कड़ी दोहरा रहे हैं। आओ आओ, अपनी चीज ले लो, सब तैयार है। चाय पीकर जाना, कुछ मिठाइयां भी चख लो, ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे तो मुंह मांगी मिठाई मिल चुकी थी, फिर भी उनका प्रसाद ले लेना तो जरूरी ही था। संध्या समय दद्दा मैथिली शरण गुप्त के फ्लैट पर पहुंचा। दद्दा बड़े इत्मीनान से बैठकर किसी चिंतन में लीन थे। मुझे लगा जैसे राम नाम स्मरण कर रहे हैं। उफ, नाहक ही मैंने दद्दा को इस समय तंग किया। मेरे मन में ऐसी बात एकाएक उठाई, मगर दद्दा तो बिल्कुल देवता स्वरूप थे। बालक जैसा हंसते हुए कहने लगे, आओ आओ, आज तो नवीन जी ने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की। किसी से कविता, किसी से लेख, किसी से कहानी मांगते रहे। उनके यहाँ तो जानते हो जमघट लगा रहता है। जी, उनकी कृपा मुझ पर बहुत रहती है। कुछ खाओगे? दद्दा, अभी नहीं।
कुछ पियो ही सही, चाय या शरबत। ना दद्दा, किसी दूसरे दिन। लो, इस उम्र में इतना परहेज? अजी हमारी उम्र में पहुंचना तो परहेज करना, भला अभी से। और वो खिलखिलाकर हंस पड़े। दद्दा, उन्हीं की लेखनी से स्तंभ के लिए प्रार्थना करने आया हूं। अब कुछ लिखा नहीं जाता, बहुत थक गया, मानसिक श्रम भी नहीं हो पाता। अब कहाँ कुछ पढ़ लिख पाता हूं। मैं चुप। दद्दा ने ऐसी बात कह दी कि अब कोई क्या कहे। कुछ देर तो वातावरण शांत हो जाता है। फिर दद्दा ने कलम उठाकर 4 लाइन अपनी लरजती उंगलियों से लिखकर मुझे दे दी। लो, इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। क्या करूं, अब कुछ लिखा नहीं जाता। दद्दा, मैं तो धन्य धन्य हो गया। आपका ये प्रसाद पाकर नई धारा बाग बाग हो जाएगी। दद्दा हंस रहे हैं। कुछ देर बाद मैं चलने को हुआ तो दद्दा ने कहा, अभी बैठो, जल्दी क्या है। मैं बैठ जाता हूं। दद्दा की आंखें कुछ खोजती हुई दूर, बहुत दूर चली जाती हैं। फिर वो कहने लगे, जानते हो, तुम्हारे पिता की कहानी कानों में कंगना जब पहले पहल इंदू में छपी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई बंगला कहानी का अनुवाद है। फिर बिजली छपी तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। रविंद्र का युग था। उनकी तूती सारे साहित्य संसार पर बोल रही थी। ये तो मुझे बहुत पीछे पता चला कि राधिका रमन हिंदी के उदीयमान कहानीकार हैं। उस समय तो उनकी संस्कृतनिष्ठ शैली ने धूम मचा दी। दद्दा हंस पड़े। ये सब तो बहुत पुरानी बातें हुई, अब तो। दद्दा, अभी यहीं रहना होगा कि गांव चले जाएंगे? जब तक संसद चालू है तब तक मैं दिल्ली में ही रहूंगा। कुछ ना कुछ प्रतिदिन लगा रहता है। क्या कहूं, दिल्ली का लड्डू, खाए तो भी चैन नहीं, नहीं खाए तो भी चैन नहीं। ऐसी ही है ये दिल्ली। इस बार दद्दा व्यंग्यात्मक चेहरा बनाकर खिलखिलाने लगे। मैं नॉर्थ एवेन्यू की सड़क पर टहल रहा हूं, सोच रहा हूं, दिल्ली का लड्डू जो खाए उसका भी मौला भला करे, जो ना खाए उसका भी भला हो। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।